नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सुप्रीम राहत के तुरंत बाद तीस्ता सीतलवाड़ पर वज्रपात हो गया है, यानी उन्हें बड़ा भारी झटका लगा है। अब मन में ये सवाल उठेगा ही कि आखिर में हुआ क्या। उनको तो इतनी बड़ी राहत मिल गई थी, वो जमानत मिल गई जिसके लिए एक बड़ा तबका मानता है कि उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। और गुजरात हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनसे कहा था कि अब आप तुरंत का तुरंत जो है आत्मसमर्पण करिए, वो होना चाहिए था। लेकिन उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा मामला ही उलट दिया और गुजरात हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए इनको जो है रेगुलर जमानत दे दी। तो अब जब इनको रेगुलर जमानत मिली गई है तो अब कौन सा आसमान टूट पड़ा जिसके कारण इनका संकट बढ़ गया। दरअसल उस संकट को समझने के लिए उसी जगह चलना पड़ेगा जहां से तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम राहत मिली है, यानी सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि यह पूरा मामला जो है शुरू तो होता इसी सुप्रीम कोर्ट से है। देखिए हुआ क्या है कि जो गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, उस एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी आर के राघवन जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और फिर अभी बात के दिनों में 2017 में वो राजनयिक भी बने थे, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ पाया कि नाहक ही नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। यानी वो एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी रही। चूंकि बार बार नाम लेकर स्वाभाविक तौर पर एक नेता को बदनाम करना और फंसाने का एक तरीका था, उससे ज़्यादा कुछ रहा नहीं। जो कुछ एसआईटी की रिपोर्ट में है उससे ये जाहिर होता है। अब वो जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिला। ये बात उन लोगों को नागवार गुजरी, या मैं ये कहूँ कि उस पूरे इकोसिस्टम को नागवार गुजरी जो कांग्रेस और सोनिया गांधी के मातहत ऑपरेट होता है। अब हुआ क्या कि साहब जब नागवार गुजरी तो ये हुआ कि नहीं, अब इस पर जो है याचिका दायर की जाए इसके खिलाफ उतर गई जाकिया जाफरी, और इधर तीस्ता सीतलवाड़ थी वकील कपिल सिब्बल साहब। ये एक मोर्चा खुल गया कि इसके जरिए जो है चीजें आगे बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ जो एसआईटी ने क्लीन चिट दी तो आर के राघवन के पीछे अलग पड़ गए सब। क्योंकि आर के राघवन ने इसे अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब उन्होंने जैसा यूपीए सरकार चाहती थी उस लिहाज से उन्होंने चीजें नहीं गढ़ी तो उन्हें परेशान किया जाने लगा, उनके खिलाफ जो है पीआईएल डाली जाने लगी। भाई इनका पूरा सिस्टम है, अब आप अभी देख ही रहे होंगे कि सरकार आपकी और सिस्टम हमारा है। तो अब उस समय तो इनकी सरकार भी थी और इनका सिस्टम भी था। अभी भले सरकार चली गई लेकिन सिस्टम तो इन्हीं का है। कम से कम अब चर्चा तो यही हो रही है। जिस तरह से एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं उससे यही बात निकल कर आ रही है। तो उस समय तो इन्हीं का सरकार सिस्टम दोनों था। तो आर के राघवन अपनी किताब में इस बात की चर्चा करते हैं कि क्लीन चिट देने के कारण उन्हें कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ा। अब आप सोचिए, ये बात आर के राघवन कह रहे हैं जिन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट बनाई। तब आप कल्पना करिए कि किस तरह से उन लोगों के पीछे ये पूरा इकोसिस्टम पड़ा हुआ है और किस तरीके से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने याचिका वगैरह डाल रखी थी कि इसको खारिज किया जाए। इसकी सुनवाई शुरू हुई एम खानविलकर की पीठ में। अब खानविलकर साहब जो है रिटायर हो गए। वहां उन्होंने देखा और उनकी जो टिप्पणी रही उस टिप्पणी ने तीस्ता सीतलवाड़ की समस्या बढ़ा दी। पहले तो उन्होंने, इन लोगों ने जो याचिका डाल रखी थी उसको खारिज किया और जो एसआईटी की रिपोर्ट थी वो जाहिर तौर पर उसे माना गया। नरेंद्र मोदी और तमाम अधिकारियों को क्लीन चिट दिया गया। और खानविलकर साहब की खंडपीठ ने कहा कि ये जो पूरा मामला है, ये पहली चीज तो बड़ा फैब्रिकेटेड लगता है और दूसरा ये इसलिए बार बार लाया जा रहा है ताकि ये जो पॉलिटिकल पोटैटो है वो हमेशा जो है गरमाया रहे। उन्होंने कहा कि कायदे से तो इस तरह के जो लोग सबूत गढ़े और जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया उनके ऊपर तो बाकायदे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मुझे लग रहा है 24 जून 2022 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट की
खानविलकर खंडपीठ का। उसके बाद इनके ऊपर फर्जी सबूत गढ़ने और 2002 के दंगा पीड़ितों को ठगने और इस तरह की तमाम चीजों को लेकर एक इनके खिलाफ मामला दर्ज होता है और उसके बाद में इनको हिरासत में लिया जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आता है कि जो एजेंसियों ने वहाँ गुजरात सरकार की एजेंसियों ने जो दावा किया है कि साहब इनका किस तरह से कांग्रेस से नेक्सस था, इनका किस तरीके से, वैसे कांग्रेस का इनका जो नेक्सस है वो जग जाहिर है, आप गूगल पे भी जाइएगा तो तमाम तस्वीरें निकल आएंगी कि किस तरीके से कांग्रेस के आला कमान के साथ इनके संबंध रहे हैं और वैसे भी इनका परिवार तो नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा ही रहा और इनका पुराना आप ये कहें कि संबंध रहा है। नहीं तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी को इस तरह से जमानत मिल जाए कि गुजरात हाई कोर्ट इनकी जो है बात सुनता नहीं और कहता है कि शाम तक आप जो है अब कुछ नहीं, आप कि अब आपको मतलब जमानत नहीं मिलेगी, अब आगे कुछ, अब आप आइए और जो है आत्मसमर्पण करिए। और ये सुनते ही शाम को 6 बजे सुप्रीम कोर्ट की पीठ बैठ जाती है और 9:30 बजे जो है इनको राहत मिल जाती है। ये इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि सिस्टम तो हमारा ही है, सरकार भले आपकी हो। तो खैर, तो जांच पड़ताल हुई और उस जांच पड़ताल में अहमद पटेल और वो तमाम नेक्सस निकलकर सामने आए। ये जो नेक्सस निकलकर सामने आया तो लोअर कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। अब तीस्ता सीतलवाड़ को ये लगा कि साहब अब तो यहाँ से जो है हमको राहत मिली गई, यानी जमानत मिली गई और उसमें जिस तरह की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की तो उसके बाद तो और भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अब तो जो है लोअर कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर हम दरखास्त करेंगे कि नहीं अब ये मामला हमारा आप खारिज करिए। तो वहाँ यही हुआ, वहाँ ये लोग पहुँचे। कोर्ट ने अहमदाबाद लोअर कोर्ट ने क्या कहा, ये सुनने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ कोर्ट ने कहा क्या, और इनके ऊपर आरोप यही है कि झूठे सबूत इन्होंने गढ़े। मतलब कुल मिला जुला के जो फर्जी वाला मसला है 2002 के दंगों से जुड़ा हुआ, उसी में इनके खिलाफ जो है मामला चल रहा है। देखिए, गुजरात में अहमदाबाद की एक सेशन कोर्ट ने 2002 दंगों के संदर्भ में कथित रूप से सबूत गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के आरोप मुक्त करने के आग्रह वाली याचिका को खारिज कर दिया। इन्होंने याचिका डाल रखी थी कि अब तो आप जो है हमको आरोप मुक्त करिए। उसने कहा ना ना ना, आरोप मुक्त नहीं कराऊंगा। और 24 जुलाई से मामला शुरू होने जा रहा है, मतलब जो मुकदमा है उस पर अब कार्रवाई शुरू होगी। तो जो तीस्ता सीतलवाड़ को लगा था कि अब यहाँ से जमानत मिलने के बाद अब वहाँ पहुँचेंगे अहमदाबाद कोर्ट तो चीज़ें जो है इनके मुताबिक हो जाएंगी, लेकिन मामला गड़बड़ पड़ गया है। अब वहाँ से कार्रवाई शुरू होगी 24 जुलाई से। तो अब देखिए अगर सज़ा हो जाएगी तो क्या करेंगे। हालांकि प्रोसीजर है, फिर वहाँ से होगी तो हाई कोर्ट जाएंगे और अंततः यहाँ तक आएंगे ही। लेकिन जो इन्होंने सोच रखा था कि वहाँ जाएंगे और याचिका डालेंगे कि हमारा मामला भी ख़त्म करिए, वैसा हुआ नहीं। तो जाहिर तौर पर झटका लग ही गया है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या लोअर कोर्ट का फैसला आता है इस मामले में और उसके बाद किस तरह की राजनीति होती है और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि 2024 ज़्यादा दूर है नहीं, तो अभी तो हर घटना को विपक्ष राजनीतिक तौर पर देख रहा है और उसे ये आप ये कहें कि उसको ये बताने में लगा हुआ कि देखिए साहब डेमोक्रेसी खतरे में है। अब जो लोग, जिन लोगों के ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट आप कहिए गढ़ने के आरोप है, पीड़ितों को ठगने के आरोप है, अब अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो और उससे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाए तब तो फिर क्या ही कहा जाए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।